नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज से हम जो है शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले कई सारे एग्ज़ाम्स जैसे कि RO, ARO एंड UP PCS का प्रीलिम्स हो या फिर अदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, UPSSC के या कोई अन्य एग्ज़ाम, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये करंट अफेयर्स हम लोग घटनासार से कंप्लीट करेंगे। घटनासार मैगज़ीन मार्केट में आ गई है, उसको हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। और इस घटनासार से हम देखेंगे यूपी स्पेशल का जो पोर्शन है उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, यूपी की करंट अफेयर्स है, यूपी समसमाई की। तो अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में एक अध्यादेश जारी किया गया है परीक्षा से संबंधित, यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024। जैसे कि हाल ही में कई पेपर लीक जैसी घटनाएं देखने को मिली, जिसको लेकर सरकार बहुत ज़्यादा सजग है और उसी दिशा में ये प्रयास किया गया है कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराने वालों को अब 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा भुगतनी होगी और इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक अध्यादेश जारी किया गया है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024, 25 जून 2024 को इसको जो है मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद के दोनों सत्रों से या फिर दोनों सदनों में से कोई एक सदन या फिर जहाँ पर एक ही सदन है तो वहाँ पर सदन अगर नहीं चल रहा है तो राज्यपाल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करा दिया जाता है, जिसको अध्यादेश का नाम दिया जाता है, ठीक है। जबकि सामान्यतः अधिनियम कैसे पारित होते हैं? पहले उसको सदन पास करेगा, सदन पास करने के बाद में उस पर राज्यपाल साइन करेगा, जिससे क्या होता है, कोई भी बिल अधिनियम बन जाता है। तो ये अध्यादेश है जो कि ऐसी स्थिति में लाया गया है क्योंकि विधानसभा का सत्र अभी नहीं है कोई, तो इसलिए इसको शुरू किया गया है। इस अध्यादेश के तहत लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि UPSSC, यूपी बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण, निकाय या उनके द्वारा नामित संस्था को भी शामिल किया गया है। ये अलग अलग जो भर्ती परीक्षाएं हैं वहाँ पर काम करेगा। नियमितीकरण, पदोन्नति करने वाली परीक्षाएं हैं जो प्रमोशंस के लिए होती हैं। डिग्री डिप्लोमा वाली परीक्षाएं, प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं, इन सब पर लागू होगा। और इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजन या फिर फर्जी वेबसाइट बनाना, ये सब भी शामिल होगा जो कि चयन प्रक्रियाओं से संबंधित हो। परीक्षा प्रभावित अगर होती है तो जो सॉल्वर गिरोह उसमें शामिल होगा, उस सॉल्वर गिरोह से उस परीक्षा में होने वाला खर्च उससे वसूला जाएगा। और अगर परीक्षा कराने वाली वो संस्था उस परीक्षा की गड़बड़ी में शामिल होती है तो उसको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, उनकी संपत्ति भी कुर्की की जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे संबंधित जितने भी अपराध हैं वो संज्ञेय अपराध होंगे, गैर जमानती अपराध होंगे। दूसरी चीज़, सत्र न्यायालय द्वारा
विचारणीय और अशमनीय होंगे। अशमनीय मतलब इनका जुर्माना जो हो सकता है उस पर वो जुर्माना माफ़ नहीं किया जाएगा और बहुत ही ज़्यादा कठोर प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, इस दिशा में एक प्रयास किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है। ठीक है, तो जो विद्युत की लाइनें होती हैं उनको जोड़ने के मामले में तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया है कि 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों के द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जो जोड़ा जाता है इस मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। मतलब उत्तर प्रदेश के द्वारा सबसे ज़्यादा लाइनों को, ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ा गया है। और इस मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर रहा है उत्तर प्रदेश के बाद। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो तमिलनाडु रहा है। 2023-24 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली जो बिजली कंपनियां हैं उन्होंने 6,993 किलोमीटर ट्रांसमिशन की लाइनें जोड़ी हैं, जो कि लक्ष्य रखा गया था 11,002 किलोमीटर का, अर्थात जो टारगेट था उसका 64% जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है, आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। ये आरती कौन है? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक हैं आरती। इनको लंदन में ये अवार्ड दिया गया है, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है? इन्हें सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के तहत ये अपने कार्य के माध्यम से इन्होंने अन्य युवा लड़कियों को भी प्रेरित किया है, इसलिए इनको ये सम्मानित किया गया है। आरती आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहर की सड़कों पर पिंक ई रिक्शा की चालक हैं। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये कार्यक्रम जो है बहराइच की जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी के नेतृत्व में ये अभिनव पहल 2023 में गांधी जयंती पर शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है, आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है ये पूर्वांचल सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि ये बैंक जो है पर्याप्त पूंजी और स्थायी आय बनाए रखने में विफल थी, इस कारण आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब इससे होगा क्या? बैंक लाइसेंस रद्द हो जाने के कारण ये अपनी बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर पाएगी, अर्थात जमा स्वीकार नहीं कर पाएगी और जो मौजूदा जमा राशियां हैं उनका भुगतान नहीं कर पाएगी। यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट CMAP, इसके द्वारा बाराबंकी के भगोली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है ध्यान रखेंगे आप, बाराबंकी में बनाया गया है। इससे होगा क्या? किसानों की भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती की जाएगी। ठीक है, एरोमा का मतलब सुगंध से होता है, तो पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती यहाँ पर की जाएगी। तो ये CSIR के द्वारा किया गया है। इससे और क्या फ़ायदे होंगे? ये क्लस्टर कृषि में टिकाऊ प्रथाओं के उपयोग का एक उदाहरण स्थापित करेगा। दूसरी चीज़, देश को शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में भी मदद करेगा। इसके द्वारा क्लस्टर में उच्च उपज देने वाली पुदीना की किस्म लगाई गई है। ये पौधों के कीटों और बीमारियों सहित जैविक तनाव के प्रति प्रतिरोधी है, अर्थात किसी भी प्रकार के इसमें कीट इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई बीमारियां इसको नहीं लग पाएंगी, क्योंकि इस तरह की जैविक व्यवस्था इसके अंदर की गई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को GI टैग दिया गया है। तो अप्रैल 2024 में राज्य के 6 नए उत्पादों को GI टैग मिलने के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक GI टैग उत्पाद प्राप्त करने वाले राज्य के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। मतलब पहले भी यूपी पहले नंबर पे था GI टैग प्राप्त करने के मामले में, और अब भी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है,
जबकि दूसरे नंबर की हम बात करें तो दूसरे नंबर पर 58 जीआई टैग के साथ में तमिलनाडु है। इन 6 नए उत्पादों में वाराणसी की तिरंगी बर्फी को भी शामिल किया गया है, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक स्थानीय मिठाई निर्माता के द्वारा बनाया गया था। उस वक्त जब अंग्रेजी हुकूमत ने देश में तिरंगा लेकर चलने पर रोक लगा दी थी, तो उस समय तिरंगी बर्फी बनाई गई थी। इसको भी जीआई टैग दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो जीआई टैग है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और इन वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999, ये जो एक्ट है ये भारत में जीआई टैग के पंजीकरण और संरक्षण को कंट्रोल करता है, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग इसके तहत ये काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं हम। तिरंगी बर्फी और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ये दोनों वाराणसी से हैं जिनको जीआई टैग मिला है। थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी की है। बेंत और बांस की शिल्प ये बरेली की है। जरदोजी शिल्प बरेली की है। और हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल ये पिलखुआ हापुड़ से है, जिनको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है नईमा खातून, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। ज़्यादा इसमें कुछ जानने वाला है नहीं, बस इतना जान सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1877 में सर सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। वाराणसी में अभी हाल ही में ISARC समन्वय समिति की बैठक हुई है। वाराणसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक की गई। इस बैठक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल यहाँ के वरिष्ठ कृषि अधिकारी शामिल हुए थे और इसकी अध्यक्षता की थी IRRI के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली के द्वारा। बस यही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान रखें आप कि ये बैठक कहाँ पर हुई है, वाराणसी में हुई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DMSRDE ये कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया है। तो DRDO के कानपुर स्थित रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के द्वारा देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया है। ये जैकेट 17,051 के लेवल 6 के गोला बारूद से भी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। तो आप बस इतना ध्यान रखें कि कानपुर में DRDO का जो रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान है, इसके द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट अभी हाल ही में बनाई गई है। नेक्स्ट है IIIT ने बनाई हाईटेक डेटा चिप। तो यूपी के प्रयागराज स्थित संस्थान IIIT के वैज्ञानिकों ने गोपनीय डेटा की सुरक्षा के लिए एक आधुनिक डेटा चिप तैयार की है और इसको तैयार किया गया है IIIT के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन विभाग के प्रोफेसर मनीष गोस्वामी ने। इसका अच्छी तरीके से परीक्षण किया जा चुका है और ये पता लगाया है कि ये डेटा को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है और इसका प्रयोग अलग अलग प्रकार के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं उनमें किया जा सकता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप। यहाँ पर इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही आकार में छोटा है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर। तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर दमकल का निर्माण एवं विकास भारतीय MSME फर्म नोएडा के द्वारा किया जाएगा। इसे निर्मित करने के बाद भारतीय वायुसेना को इसकी डिलीवरी की गई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर दमकल की जो गाड़ियाँ होती हैं उनका निर्माण किया गया है नोएडा के द्वारा। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण। तो यूपी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत राज्य में 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। तो प्रोजेक्ट प्रवीण से ही संबंध से ही पता लग रहा है कि ये कौशल में प्रशिक्षण देने से संबंधित है।
इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार बाजार के लिए तैयार करने के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस परियोजना के माध्यम से राज्य के उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय के 6 से 12 वर्ष तक के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप इसको जरूर ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से कि प्रोजेक्ट प्रवीण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उसमें से ये लाइन एक हो सकती है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 6 से 12 वर्ष तक के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट प्रवीण माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत संचालित किया जा रहा है। परियोजना को, ये जो परियोजना है इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2023 में शुरू किया गया था। इसके तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि उनको प्रशिक्षित किया जा सके। उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। आपको पता होगा कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसको देखते हुए उनसे निपटने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो ध्यान रखेंगे, साइबर पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। चित्रकूट में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। तो देश में उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अब बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा चित्रकूट जिले में। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। तो चित्रकूट जिले के करवी के खुटरिया गांव के पास इस डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क इसको बनाया जाएगा। तो यूपी गवर्नमेंट द्वारा लखनऊ में स्थित यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर प्रयागराज जिले में बनाया जाएगा वेस्ट टू वंडर पार्क। तो यूपी दर्शन पार्क लखनऊ में है और वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा प्रयागराज में। इसका निर्माण महाकुंभ 2025 से पहले कर लिया जाएगा। वेस्ट टू वंडर पार्क में वेस्ट मटेरियल का ही प्रयोग किया जाएगा, उसी से बनाई जाएंगी जो भी कलाकृतियां वहां पर होंगी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण। तो भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसके साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण करने की योजना पर काम कर रहा है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ मिलकर बनाने की योजना पर काम कर रहा है? तो आंसर होगा IIT कानपुर। तो भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन होगा जिसका निर्माण कानपुर में किया जाएगा। गोंडा में बनाया जाएगा कछुआ संरक्षण रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से एक संरक्षण प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी। तो याद रखें आप, ये सरजू नदी किसकी सहायक है? घाघरा नदी की। इसी के किनारे कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जा रहा है गोंडा में। नेक्स्ट है कानपुर में पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया। तो योगी जी के द्वारा अभी यहाँ पर गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया है और कानपुर में स्थापित की जाने वाली इस सुविधा का निर्माण अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस के द्वारा किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब यूपी के नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी। इससे देश की सीमा में विदेशी ड्रोन, कैमरों, फोन और अन्य जासूसी उपकरणों से डेटा रिकवर किया जा सकेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस लैब में नष्ट हो चुके संचार उपकरणों और ड्रोन से भी डेटा रिकवर किया जाएगा तथा ड्रोन के कमांड सेंटर का पता भी लगाया जाएगा। और इस लैब में स्वीडन और इजराइल के साइबर टूल का उपयोग किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश राज्य का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट। यूपी के प्रयागराज जिले के प्रयागराज जंक्शन पर प्रदेश का रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ मई 2024 में किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झांसी और आगरा कैंट में रेल कोच रेस्टोरेंट का संचालन पहले से ही किया जा रहा है। आपने यहाँ पे चारबाग पे देखा भी होगा, जब चारबाग से आप बाहर निकलेंगे, चारबाग रेलवे स्टेशन से, तो उसके बाहर एक बना हुआ है इस तरह का रेल कोच रेस्टोरेंट। तो इसी तरह से अब प्रयागराज में बनाया जा रहा है, तो प्रयागराज को मिलाकर टोटल 6 हो जाएंगे। यहाँ पर 56 लोगों के बैठने की सुविधा होती है और 24 घंटे खुला रहता है। आने वाले दिनों में गोरखपुर में भी खोला जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25। तो 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया था। एक काम करते हैं, इसको आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बजट को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते